हेलो एवरीवन। आज हम कॉस्ट अकाउंट का रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट प्रॉफिट पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को पता है कि जैसे कि उत्पादित कंपनी के लिए लागत लेखे और वित्तीय लेखे दोनों रखना अनिवार्य होता है। एक उत्पादित कंपनी जो है वो अपने लागत लेखे मतलब कि कॉस्ट अकाउंट और वित्तीय लेखे मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होता है निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए। ठीक है, अब लागत लेखे और वित्तीय लेखे जो कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं या रखे जाते हैं, ये दोनों ही लेखे जो है वो दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर ही रखे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इनका फाइनेंशियल ईयर भी एक ही होता है, क्योंकि वित्तीय लेखे का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वही फाइनेंशियल ईयर लागत लेखों के लिए भी रहेगा। ठीक है, इन दोनों को जैसे कि दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर रखा जाता है, इनको मेंटेन किया जाता है लागत लेखे और वित्तीय लेखों को। तो साथ साथ में इनका जो डेबिट और क्रेडिट करने के नियम होते हैं वो दोनों के डेबिट और क्रेडिट करने के नियम भी सेम ही होते हैं। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। फिर कैश रिसीव हुआ है तो हम उसको डेबिट करेंगे, कैश पेमेंट करा है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, है ना। सेम नियम लेते हैं, बट जनरली हम यही सोचेंगे कि सामान्यतः कि जितना वित्तीय लेखे के अनुसार कि जो प्रॉफिट शो हो रहा है सेम वही प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग भी शो होना चाहिए। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली हमने ये देखा गया है कि जनरली दोनों में कुछ ना कुछ, दोनों के प्रॉफिट में कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों होता है, ठीक है, किन किन कारणों से होता है, फिर क्या ये डिफरेंस के को कैसे वो सोचते हैं कि कैसे तय करेंगे कि भाई वित्तीय लेखों में ये अंतर है और या लागत लेखों के अनुसार जो लाभ में अंतर आ रहा है वो किन कारणों से आ रहा है। तो उन कारणों को मिलाते हुए हम एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को कि लागत लेखे और वित्तीय लेखों के लाभ में जो अंतर होता है उन अंतरों को मिलाने के लिए ही हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, रिकंसिलेशन एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें कि उन दोनों के लाभों में जो भी अंतर आ रहा है उन अंतरों को देखा जाता है और उनको मिलाया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम इसके कारणों को देखेंगे कि वित्तीय लेखों के और लागत लेखों के लाभों में अंतर के कारण क्या है। सबसे मेन पहला कारण होता है ओवरहेड चार्ज कर। ओवरहेड जो हम चार्ज करते हैं, जनरली कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड चार्ज करते समय पूर्वानुमान के आधार पर चार्ज किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कॉस्ट शीट हम पढ़ते हैं तो जो लागत लेखे में फैक्ट्रीज एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं या कुछ दूसरे अदर एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं, वो मोस्टली प्राइम कॉस्ट का 10% हो जाता है या फिर 20% ले लिया जाता है, या कोई भी अपने पूर्वानुमान के आधार पर वह क्या करते हैं, लागत लेखों में ओवरहेड को चार्ज कर लेते हैं। परंतु वित्तीय लेखों में ऐसा नहीं होता है। वित्तीय लेखों में केवल वैसे वही एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं जो कि एक्चुअल में पे करे गए हैं। ठीक है, वहाँ पे अनुमान के आधार पर एक्सपेंसेस चार्ज नहीं होते हैं। वहाँ पे जितना एक्चुअली पेमेंट हुआ है उसी के आधार पर, या जितना ड्यू हुआ है, दे हुआ है, उसी के आधार पर चार्ज किए जाते हैं। तो इन दोनों में चार्ज ओवरहेड अलग अलग पद्धति कारण या अलग अलग अनुमान के आधार पर चार्ज किए जाते हैं और लागत लेखों में इसलिए भी अंतर आता है। ठीक है, दूसरा होता है मेन डेप्रिसिएशन। कई बार डेप्रिसिएशन लगाने में भी विधियों को, जो डेप्रिसिएशन लगाने की जो विधियाँ प्रयुक्त की जाती है वो विधियों में भी अंतर होता है। जैसे कि लागत लेखों में मशीन घंटा दर से लगाया जाता है या फिक्स्ड जो इंस्टॉलमेंट मेथड है उससे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। परंतु वित्तीय लेखों में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो मोस्टली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चार्ज किया जाता है। इसी कारण से डेप्रिसिएशन लगाने की मेथड अलग अलग होती है, तो अमाउंट भी दोनों का अलग अलग आता है। कुछ एक ये कारण भी होता है कि जिसके कारण क्या होता है, प्रॉफिट में डिफरेंस होता है दोनों के। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के वैल्यूएशन में भी कई बार अलग अलग पद्धति का प्रयोग करते हैं, इस कारण भी अंतर आता है। जैसे लागत लेखों में स्टॉक का मूल्यांकन अक्सर हमेशा लागत के आधार पर ही किया जाता है, जबकि वित्तीय लेखों में स्टॉक का मूल्यांकन, जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन होता है, वो मोस्टली मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू दोनों में से जो प्राइस कम होती है उसके आधार पर करते हैं। इस कारण से भी डिफरेंस हो सकता है। एक चौथा रीज़न, इनकम्स। कुछ ऐसी इनकम्स होती है जो केवल वित्तीय लेखों में ही चार्ज की जाती है परंतु लागत लेखों में चार्ज नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव होना, ठीक है, रेंट रिसीव्ड होना, फिर डिविडेंड रिसीव्ड होना, या फिर कमीशन या अदर कोई इनकम हो जो बिजनेस की इनकम हो रही हो, वो इनकम
अगर रिसीव हुई है तो उनका लागत से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए उसको लागत लेखों में चार्ज नहीं किया जाता है, परंतु इनको सीधे वित्तीय लेखों में चार्ज कर लिया जाता है, मतलब इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि सीधे डायरेक्टली वित्तीय लेखों में ही चार्ज किए जाते हैं, उनको कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं किया जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स का पेमेंट होना, वेल्थ टैक्स का पेमेंट होना, कोई कंपनसेशन पे करा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे और कोई लॉस ऑफ सोल्ड ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सोल्ड ऑफ असेट्स, या अदर कोई ऐसा लॉस जो एबनॉर्मल लॉस हो, है ना, क्योंकि जनरली यहाँ पर हम एबनॉर्मल लॉस की भी एंट्री करते हैं, बट एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कॉस्ट अकाउंट में नहीं होती। तो ऐसे ही लॉस या एक्सपेंसेस जो कि वित्तीय लेखों में लिख दिए गए हैं परंतु लागत लेखों में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो इन कारणों से भी क्या होता है, कई बार वित्तीय लेखों और लागत लेखों में अंतर होता है, और इन्हीं अंतरों को मिलाते हुए हम जो है एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब इस लागत लेखों और वित्तीय लेखों का मिलान कैसे किया जाता है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इसका मैं आपको एक पहले फॉर्मेट बता देती हूँ। ठीक है, क्लियर? इसका हम सबसे पहले फॉर्मेट समझेंगे और फॉर्मेट के बेसिस पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, स्पेसिमेन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अमाउंट के 2 कॉलम बनाए जाते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, मतलब कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग हमको जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट को हम सेकंड वाले कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, अगर कॉस्ट बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो अगर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है सारी, तो हम कॉस्ट अकाउंट्स बना के या कॉस्ट शीट बना के भी हम कॉस्ट बुक का प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रॉफिट को यहाँ पर लिखेंगे। प्लस ऐड करेंगे अब इसमें हम एक्सपेंसेस ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। एक्सपेंसेस जो कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिख दिए गए हैं, है ना। ठीक है, क्लियर? तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऐड करेंगे हम इनकम नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट बुक। इनकम जो कॉस्ट बुक में इंक्लूड नहीं की गई है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में तो हमने उसको लिख दिया था, बट कॉस्ट बुक में हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ऐसी इनकम को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। ऐड करते हैं, ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो कॉस्ट बुक में कम किया गया है। ठीक है, इन कॉस्ट बुक। ठीक है, इसको भी प्लस करेंगे। फिर ऐड करेंगे हम फोर्थ वाला पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इधर ओपनिंग स्टॉक, इसको भी प्लस करेंगे। इन सभी को प्लस करके हम सेकेंड वाले कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर माइनस करेंगे लेस। लेस क्या क्या करेंगे हम, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कॉस्ट अकाउंट में कम लिखे गए हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंट में ज़्यादा लिखे गए, तो इनका हमको डिफरेंस लेना है। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन सब का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। मतलब एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में जो हमने एक्सपेंसेस ज़्यादा लिख दिए बट फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने कम लिखे, तो इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस अमाउंट को ही यहाँ पर लिखना है। तीसरी चीज़, इनकम कॉस्ट अकाउंट में जो नहीं लिखी गई, अंडर वैल्यूएशन जो स्टॉक में वैल्यूएशन में जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अब माइनस करेंगे हम एक्सपेंसेस अंडर चार्ज, कम चार्ज। ठीक है,
expenses undercharged in कॉस्ट बुक, एक्सपेंसेस जो कॉस्ट बुक में कम चार्ज की है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट माइनस करेंगे, इसी में माइनस का सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस not including कॉस्ट अकाउंट या कॉस्ट बुक, ठीक है। एक्सपेंसेस या लॉसेस जो कॉस्ट बुक में इंक्लूड नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेस करेंगे, ओके। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, है ना। कॉस्ट अकाउंट में हमने या कॉस्ट बुक में हमने इसका वैल्यूएशन कैसे कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का ज़्यादा कर दिया है। तो जितना ज़्यादा होगा फाइनेंशियल अकाउंट से उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। फिर लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक। ये सारे सब डिफरेंस और जो ले रहे हैं हम कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स का यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंस को ले रहे हैं। इन सभी को प्लस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे और जो भी हमारा उत्तर यहाँ पे आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये फॉर्मेट से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देती हूँ जिससे आपको ये जो मैंने फॉर्मेट ये बताया ये फॉर्मेट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार और रिपीट कर दूँ कि प्रॉफिट सबसे पहले हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग। फिर इसमें हम प्लस कर रहे हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिख दिए गए हैं कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक्स, ठीक है, क्लियर। फिर इनकम नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट बुक, मतलब जो इनकम हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो लिख दी है बट कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखी है तो उसको हम प्लस करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का हमने कम मूल्यांकन किया है कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का ज़्यादा मूल्यांकन कर दिया कंपेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम उसी तरह से माइनस करते वक्त पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस को ध्यान में रखेंगे कि एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक्स, है ना। कॉस्ट बुक में ऐसे एक्सपेंसेस जो कम लिखे गए हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपेयर में, तो हम इसके यहाँ पे और माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस लॉसेस नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट बुक, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस ऐसे लॉसेस जो कॉस्ट अकाउंट में हमने या कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करे हैं तो उनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम इसी तरह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को भी हम माइनस करेंगे, ठीक है, ओके। अब मैं आपको इसी के बेसिस पर क्वेश्चन एक समझा देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रॉफिट की और कॉस्ट अकाउंट की। हम सबसे पहले देख लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर पढ़ के बता देती हूँ। इसमें प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 25,000 एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया हुआ है 22,000। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक लिख लेते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पर बुक्स में 25,000,
2000 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त तो ओवर चार्ज एक्सपेंसेस को देखेंगे। ठीक है, इसमें ओवर चार्ज तो ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में कम लिखे गए फाइनेंशियल अकाउंट में, मतलब कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा लिखे हैं। तो हम जितना डिफरेंस होगा उस डिफरेंस अमाउंट को यहाँ पर प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक में कम लिखे हैं, मतलब कि कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखे हैं। ठीक है, इन फाइनेंशियल अकाउंट्स है अमाउंट 5000। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है ट्रांसफ़र फीस। ऐड करेंगे ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड। जो भी इनकम रिसीव हुई हो और कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई है तो उसको हम प्लस करेंगे 500। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, प्लस करेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 750 रुपीज़। क्लियर, प्लस का जैसे यहाँ पे 3 ही है, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 6250। इनको हम प्लस करके नीचे ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा 28,250। ओके, सो माइनस करेंगे अब यहाँ पे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंसेस कम चार्ज किए गए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, वर्क ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट में कम लिखेंगे, कितने हैं 3000, तो यहाँ पे हम 3000 लिखेंगे। ठीक है, लेस नेक्स्ट पॉइंट हुआ है एक इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया, इसकी भी एंट्री कॉस्ट अकाउंट में नहीं होती है तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ही होती है इनकी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3250 हो जाएगा। 3250 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 25,000 रुपीज़। फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया हुआ, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है, आई थिंक आपको सभी को समझ में आया होगा। ओके।